इसमें जितना भी चार्ल्स डिकेंस का अब तक के हम पढ़ चुके हैं, उनमें से जो इनका पहला वर्क है पिकविक पेपर्स, तो पिकविक पेपर्स का इसकी जो एडिशन है, कितने एडिशन आते हैं और इसकी शुरुआत किस महीने में होती है और किस सन में होती है। तो मार्च 1836 में इसकी शुरुआत होती है 2 चैप्टर के साथ और इसका एंड जो है होता है अक्टूबर 37 में और इसमें टोटल 19 चैप्टर आते हैं। इनका जो सेकंड मेजर वर्क है वो था ओलिवर ट्विस्ट। देखिए यहाँ चला गया ये। ओलिवर ट्विस्ट के कितने जो है वो आते हैं, एडिशंस आते हैं। तो पहला एडिशन इसमें से फरवरी 1837 में आता है और लास्ट एडिशन जो है 39 में आता है, अप्रैल 39 में। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगला जो इनका वर्क है वो हम लोगों को पढ़ना है डेविड कॉपरफील्ड। ये वर्क जो है हम आज पढ़ेंगे। डेविड कॉपरफील्ड, इसका हम ओवरव्यू थोड़ा देख लेते हैं। ऑथर चार्ल्स डिकेंस है, वेल नोन है। ये एक सीरियलाइज्ड पीरियोडिकल पब्लिश होता है 1849 टू 1850 तक के। मतलब पहला पिकविक पेपर्स आता है 36 से 37, फिर 37 से 39 जो है इनका जो मैग्नम ओपस है, क्या अभी हम लोग पढ़े, ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट आता है और फिर इसके बाद जो है ये तीसरे नंबर पर आता है आपका जो मास्टर वर्क है और ये इनका फेमस वर्क है डेविड कॉपरफील्ड है। ये 49 से 50 तक के आता है। बुक फॉर्म में जो है टोटल 1850 में पब्लिश होता है। ब्लेंडिंग्स रोमन ये कंसीडर किया जाता है, कमिंग एज कहा भी कहते हैं इसको, मतलब जिसमें प्रोटोगनिस्ट की जो है डेवलपमेंट को दिखाया जाता है। बाय बर्थ, एजुकेशनल, ये सारी चीजें डेवलपमेंट एडल्टहुड तक की चीजें दिखाई जाती हैं। तो उन्हें जो है हम उस तरह के वर्क को हम बिल्डिंग्स रोमन्स या कमिंग एज वर्क्स मानते हैं। ये नॉवेल है। विक्टोरियन इंग्लैंड की सेटिंग इसमें दिखाई गई है। ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, क्लास स्ट्रगल, सोशल जस्टिस, फैमिली परसिवरेंस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, ये इसकी कुछ थीम्स जो है हम मान सकते हैं, ये चीजें देखने को मिलती हैं इसमें। द नॉवेल फॉलो द लाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। कब से कब तक के की जाती है ये लाइफ? चाइल्डहुड से मैच्योरिटी तक के। David is born in Blunderstone, Suffolk, 6 months after his father's death. अब उसके पिता के मृत्यु के 6 महीने के बाद जो उसका जन्म होता है। His mother remarried Edward Murdstones, ये इसके हाफ फादर हो जाते हैं मर्डरस्टोन्स, लीडिंग टू अ मिजरेबल चाइल्डहुड मार्क्ड बाय हार्श ट्रीटमेंट। ये इनके द्वारा जो है काफी हार्श ट्रीटमेंट किया जाता है मर्ड स्टोन के द्वारा। एजुकेशन में इसकी अगर बात करें डेविड की, सेंट टू बोर्डिंग स्कूल एंड लेटर फोर्स टू वर्क इन अ फैक्ट्री, डेविड इवेंचुअली रन्स अवे टू लाइव विथ हिज इसेंट्रिक आंट। वो जो भाग जाता है और अपनी जो है आंटी के साथ में रहने लगता है। इनका नाम क्या होता है? बिटसे ट्रोथवुड, ट्रोथवुड, who supports his educations, रोमांटिक एंड प्रोफेशनल लाइफ की अगर हम इसमें कुछ हेडिंग्स हमने दे रखी। डेविड फॉल्स इन लव विथ इज विथ एंड मैरीज डोरा स्पेनवेलो हु लेटर डाइज। डोरा स्पेनवेलो से प्यार करता है और शादी भी कर लेता है, जो बाद में की मृत्यु भी हो जाती है। कहानी थोड़ा पढ़े तो चीजें अच्छे से आएंगी, नहीं तो एक डिटेल में कहानी पढ़ने की जरूर आवश्यकता है। He became a successful writer, ultimately finds the happiness with his second wife, Agnes Wickfield. Agnes Wickfield इसकी सेकंड वाइफ होती हैं और इसकी जो फर्स्ट वाइफ है कौन है? डोरा स्पेनलो।
ऑटोबायोग्राफिकल और रियलिटी इसकी थीम्स देखी जा सकती है। इसमें जो है चार्ल्स डिकेंस की खुद की फैक्ट्री वर्क का स्ट्रगल दिखाया गया है। सोशल क्लास का उस समय की जो मोबिलाइजेशन था वो चीज़ दिखाई गई हैं, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पे नगरीकरण से शहरीकरण की तरफ लोग बढ़ रहे थे। मेच्योरिटी एंड पर्सनल ग्रोथ, छोटे से लेकर के जब बड़ा होता है बच्चा तो उसमें मेच्योरिटी आती है, तो खुद की मेच्योरिटी को भी यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हैं। विक्टोरियन सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ पर जो वर्किंग हाउस थे वो एक नॉर्मल आदमी को एक जानवर की तरह ट्रीट करते थे, सिर्फ उनका जो है काम लेना ही उनकी एक प्राथमिकता होती थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था उसमें चाइल्ड लेबर खूब कराया जाता था, जिसको यहाँ पर उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। डेविड कॉपरफील्ड जो इसका प्रोटैगनिस्ट है, whose journey from and the abused child to a successful author mirrors many of Dickens own experiences। यहाँ पर ऐसा लगता है कि डिकेंस के खुद के अनुभव हैं, खुद ही अथर बन जाते हैं और बचपन में काफी जो है वो संघर्ष करते हैं। ही ट्रस्टिंग, डिटरमाइंड एंड काइंड हार्टेड बट इमेच्योर एट फर्स्ट, पहले वो इमेच्योर थे। क्लेरा कॉपरफील्ड, डेविड्स लविंग बट वीक विल्ड मदर, शी रिप्रेजेंट्स द वल्नरेबिलिटी ऑफ ए वुमेन, पार्शियलिटी ऑफ सोसाइटी। जो क्लेरा थी डेविड कॉपरफील्ड की मदर, उसको जो है कमजोरी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। Whitsley towards David's eccentric and kind-hearted great aunt who played a pivotal role of the upbringing and support his education। ये जो महिला होती हैं होती तो बड़ी ही इसेंट्रिक है, लेकिन ये काइंड हार्टेड है, यही सब पढ़ाई लिखाई में मदद करती हैं। एडवर्ड मर्स्टन जो है एक जो है स्टेप फादर है और रिप्रेजेंट द अप्रेसिंग अथॉरिटी ऑफ फिगर्स। ये जो है उस समय विक्टोरियन एज की जो वर्किंग हाउस थे उनको जो है रिप्रेजेंट करता है। यूरिया हीप द मैन एंटागोनिस्ट है इस वर्क का, characterized by the false humility and manipulating the nature. He symbolized the danger of unchecked ambitions। एग्नेस वेकफील्ड डेविड्स की सेकंड वाइफ है, कॉन्फिडेंट एंड लेटर हिज वाइफ, एम्बॉडिंग विजडम द पेशेंस एंड द मॉरल स्ट्रेंथ, उसको काफी मजबूती यही देती है। विल्किंस मैकाबरे एक कैरेक्टर इसमें है, a comical figures who suffers financial difficulties but remains optimism। He symbolized Dickens' father and theme of hope amidst adversity। इनके पिताजी एक खुद लेविश सोसाइटी लेविश जिंदगी जीते थे, पैसा खूब लिए, कर्जा पानी हो गया, जेल भी हो गई। तो ये जो विल्किंस मैकाबर कैरेक्टर दिया तो इनके फादर के कुछ फीचर्स इससे मैच करते हैं, इसलिए माना जाता है कि उन्होंने फादर को पोर्ट्रेट किया है। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो सिंबलिज्म इसमें यूज किया गया है उस समय विक्टोरियन एज का। और फॉरशेडिंग है, डिकेंस जो है उस समय की कई चीजों को जो है डिपिक्ट करते हैं और कई चीजें हिंट में चीजें बताते भी हैं। फर्स्ट पर्सन नरेटिव इसका जो है नरेशन है, द स्टोरी इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन अलाउइंग रीडर्स क्लोजली फॉलो द डेविड्स पर्सनल ग्रोथ। डेविड कॉपरफील्ड हैज बीन अ transitions between the Dickens youthful novels and his more mature works। एक प्रकार से माना जाता है कि जो डेविड कॉपरफील्ड है तो इनकी मेच्योरिटी के वर्क आते हैं और जो प्री मेच्योर वर्क है उनके बीच में एक ब्रिज का काम ये वर्क करता है। यहाँ से इनकी मेच्योरिटी काफी झलकने लगती है, समाज के प्रति जो है इनका आइडियलिज्म दिखने लगता है। द नॉवेल बैलेंस द पर्सनल नरेटिव विद द सोशल कमेंट्री, मेकिंग इट वन ऑफ हिज मोस्ट कम्प्रिहेंसिव क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी। विक्टोरियन सोसाइटी का जो अच्छा खासा क्रिटिसिज्म इन्होंने उसकी कमियों को उजागर किया है, परेशानियों को। ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क जो है बाय नेचर कंसीडर किया जाता है। इसमें खुद की लाइफ, इनके पिता की लाइफ और खुद के अथर बनने की जर्नी भी इसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती है। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन माई लाइफ, आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट इन माई लाइफ, ये जो एक लाइन है डेविड कॉपरफील्ड की, जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन से जनरली जगहों पर कोट की जाती है, तो इसलिए इसको जो है हमने यहाँ पर जगह दे दी है। वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ और वेदर दैट द स्टेशन विल बी हेल्ड बाय एनीबॉडी एल्स, दीज पेजेस मस्ट शोज। एक दो कोट से जो है हमेशा एक दो वर्क से हमें पता होने चाहिए।
द पर्सनल हिस्ट्री, adventures, the experiences and observations of David Copperfield the younger of the Blunderstones. Rookery was published from 1st May 1849 to 1st November 1850 in 19th monthly on ceiling installments containing 32 pages of text and 2 illustration by Hoblock Knights Bronze, जिसे फिज के नाम से भी जाना जाता है, with a title cover simplified to the personal history of David Copperfield. ये इसका फुल टाइटल है. The last installment was double numbers on the other side of the Atlantic. John Wiley and Sons and G.P. Putnams published a monthly editions. ये नाम ध्यान रखने वाले हैं, ये एडिटर हैं. मंथली एडिशंस, देन अ 2 वॉल्यूम्स बुक वर्जन्स. बाद में इसको जो है बुक फॉर्म में भी इन्होंने ही पब्लिश किया है. जो इसके एडिशंस होते हैं, द टाइटल पेज ऑफ द फर्स्ट एडिशंस बाय ब्रॉडबरी एंड इवांस, साइंड बाय डिकेंस. ये जो है इनके एडिशंस दिए हुई हैं, इसमें से कितने एडिशंस आते हैं. फर्स्ट में 1849 को 3 चैप्टर के साथ पहला एडिशन स्टार्ट होता है इनका, और 50 में जो है इनके 19 टोटल एडिशन आते हैं, और नवंबर 50 में जो है लास्ट एडिशन इनका आता है. और उस समय जो है 58 से 64, मतलब ये 7 चैप्टर लास्ट एडिशन में लीड किए जाते हैं. एक चीज और ध्यान दी जा सकती है कि जनवरी 50 में इनका जो चैप्टर आता है वो 25 और 27 चैप्टर फर्स्ट एडिशन जनवरी 50 का होता है. तो 3 चीजें इसमें ज्यादा ध्यान रखनी. स्टार्टिंग एडिशन 3 एडिशन के साथ में आता है मई 49 में, और जनवरी 50 में 25 और 27 एडिशन आता है, और नवंबर 50 में 58 से 64 एडिशन आता है. अब हम बात करते हैं कुछ इनके जो अलग से अदर जो वर्क्स हैं, उनके जो है ज्यादा मेजर क्वेश्चन बनने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनते हैं उतनी चीजें हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं. अगला जो इनका वर्क है निकोलस निकलबाई, द लाइफ ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ द निकोलस निकलबाई, 1838 टू 1839 के बीच में आता है. विक्टोरियन नॉवेल, एक सोशल सटायरिकल नॉवेल ये माना जाता है. सोशल इनजस्टिस इसमें डील की गई है, क्रूल्टी एंड एजुकेशन को डील किया गया, एक्सप्रेशन ऑफ द पुअर है, फैमिली और लॉयल्टी, ये सारी थीम्स जो है इसमें देखने को मिलती हैं. follows the struggle of young Nicholas Nickleby as he fights to protect his family after his father's death, encountering corrupt figures such as the Wackford Squares, इसका जो एक नेगेटिव कैरेक्टर्स है, at the brutal boarding schools. जनरली बच्चों के और पढ़ाई लिखाई सोशल कॉन्फ्लिक्ट इसमें इनके वर्क्स में देखने को मिलता है. जो उनके माना जाता है क्रिटिक्स के द्वारा कि जो उन्होंने लाइफ में अपनी झेला है वही चीजें जो है रिफ्लेक्शन उनके वर्क्स में दिखता है. निकोलस निकलबाई जो इसके मेन कैरेक्टर है, और कैट निकलबाई, राल्फ निकलबाई और वैकफोर्ड स्क्वायर्स, ये इसके मेन कैरेक्टर हैं, दिमाग में बनाए रखे जाना चाहिए. फोकस द डिकिंस क्रिटिसिज्म ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम एंड सोशल क्लास डिवीजन इन विक्टोरियन इंग्लैंड, ये चीज इसमें एग्जाम में पूछी जा सकती है. ओल्ड क्यूरियोसिटीज ऑफ 1840 टू 1841, विक्टोरियन नॉवेल है, एक सेंटिमेंटल फिक्शन है माना जाता है. पावर्टी, इनोसेंस वर्सेस करप्शन, मॉरलिटी और फैमिली बॉन्ड्स, ये सारी थीम्स देखने को इसमें मिल सकती हैं. टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लिटिल नेल, ये कैरेक्टर पूछ लिया जा सकता है, ऑफ हर ग्रैंडफादर हु फॉल इनटू द फाइनेंशियल रूइन आर परसूड बाय द सिनिस्टर क्विल्प. द नॉवेल एक्सप्लोर देयर जर्नी टू एस्केप देयर क्रेडिटर्स, कर्जा की स्थिति इनके पूरी जिंदगी में बनी रही पिताजी के माध्यम से, वही चीजें हर वर्क में लगभग ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं. नेल ट्रेंट कैरेक्टर है इसका,
क्विल पे एक करेक्टर है और ग्रैंडफादर है और किट नेबल्स। ये इसके कुछ करेक्टर हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर इस वर्क का जो है क्रिटिसिज्म और इसका जो इनोसेंस है, लिटिल नेल है जो, और उसका जो करप्शन के प्रति लेकर के उसका जो संघर्ष है, इन सब चीजों को लेकर के देखना जरूरी है। बार्नाबाई रिच 1841 में आता है, एक हिस्टोरिकल नॉवेल है ये। मैडनेस, सोशल अनरेस्ट, जस्टिस, मॉब वायलेंस, ये चीजें इसमें दिखाई गई हैं। इसकी जो सेटिंग है ड्यूरिंग द गॉर्डन राइट्स 1780, जो है गॉर्डन कुछ राइट्स होते हैं उस टाइम के दंगे, वहां से इसकी सेटिंग उठाई गई है। द नॉवेल फॉलोज द बार्नाबाई, अ सिंपल माइंडेड यंग मैन हु गेट्स caught up in the chaos of the riots. The novel explores the theme of public disorder and the consequences of political manipulations, जो कि आप आधुनिक समय में भारत में भी चीजों को देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े पब्लिक मूवमेंट होते हैं तो कैसे उनको जो है भड़का दिया जाता है और वो जा करके कुछ अनैतिक और अनसोशल एक्टिविटीज वो पब्लिक कर देती है और उसके परिणाम समाज में बहुत दूरगामी देखने को मिलते हैं। तन्नाबे इसका जो बार्नाबाई डच एक करेक्टर है, गैब्रियल वार्डेंस, ह्यू लार्ड और जॉर्ज गॉर्डन, ये जो है इसके मेन करेक्टर देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्स कुछ दी हुई हैं, ये राइट्स का चीजें दिखाई गई हैं तो उसका जो है एलिमिनेशन, वो जो उसका एक्सप्लेनेशन है वहां से चीजें थोड़ा समझने वाली हो सकती, तो वो देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये कुछ अपने हिसाब से यहाँ पर एग्जाम की टिप्स हमने डाल दी है। मार्टिन चर्चलेविट 1843 टू 1844 में तक के आता है, एक सटारिकल नॉवेल है ये। एक सेल्फिशनेस इसमें देखने को मिल सकती है, ग्रीड है, हाइपोक्रेसी है और रिडेम्पशन है। द नॉवेल फॉलोज द जर्नी ऑफ यंग मार्टिन चर्चलेविच, his moral awakenings particularly in the corrupt and the exploitative America. It also features the hypocritical nips. Martin Chazlet, Seth Peckniff, टॉम पेंट, ये इसके करेक्टर हैं। देखो एग्जाम में क्या पूछेगा, ये चीज हम पहले से अपने दिमाग में सोच लें। भाई किसी वर्क को दे करके पूछ लेता है कि किसका ये वर्क है, दूसरा कुछ वर्क दे देगा साथ में किसका ये वर्क नहीं है, तीसरा पूछ सकता है कि इस वर्क का ईयर कब है, पब्लिशिंग ईयर है कब है, चौथा इसका जनरा क्या है, पांचवा इसकी थीम क्या क्या हो सकती है, छठा इसका प्लॉट क्या हो सकता है, सातवां इसके मेजर करेक्टर क्या होते हैं, एक आठवां हो सकता है कि इस पे क्रिटिसिज्म इसका क्या है, तो हम लास्ट में इसको डील कर लेंगे। तो इस तरह से जितनी भी चीजें एक मेजर वर्क से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, लगभग 7-8 चीजें होती हैं, और इससे ज्यादा डेप्थ में फिर पीजीटी में अगर जाएगा तो इतने राइटर कवर नहीं कर पाएगा वो। ऐसा तो होगा नहीं कि टीजीटी की तरह 4 राइटर से ही क्वेश्चन उठा के डाल दे, इतने राइटर हैं उतने उनके वर्क हैं, इसलिए बहुत ज्यादा डेप्थ से क्वेश्चन नहीं बनने की उम्मीद है, लेकिन सरफेस लेवल से ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सरफेस लेवल के क्वेश्चन बड़े घुमाने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बड़े इजी क्वेश्चन बन जाते तो फिर सब पास होकर के अब तक के टीजीटी पीजीटी के लेक्चरर बन गए होते। क्रिसमस कैरोल, ये वर्क जनरली पूछा जाता है, इनका जनरा नोवेला है, क्रिसमस स्टोरी इसमें डील करी गई है, 1843 में आता है। रिडेम्पशन, चैरिटी, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, सोशल क्रिटिसिज्म, इतनी चीजें आप थीम के रूप में इस वर्क की देख सकते हैं। इब्नेजर स्क्रोज, a miserly old man is visited by 3 spirits on Christmas Eve, who show him the consequences of his greed and lead him to repentance. एक 3 आत्माएं आती हैं, स्पिरिट्स जो है उसको बताती है कि तुम्हारे लालच का परिणाम होगा क्या। इब्नेजीर स्क्रोज एक करेक्टर है, बॉब क्रैचिट, टीनी टिम,
जैकब मार्ली, ये कैरेक्टर पूछा गया है। द घोस्ट ऑफ क्रिसमस, द घोस्ट ऑफ क्रिसमस, ये भी ध्यान रखिएगा किस वर्क में आता है। अगला वर्क है द टाइम्स 1844, जनरा नोवेला है, एक सोशल कमेंट्री ये कंसीडर किया जाता है। सोशल जस्टिस, पावर्टी, रिडेम्पशन, इसके जो है थीम्स देखी जा सकती हैं। अ पुअर मैन नेम्ड टोबी वेक इज discouraged by society's view of the poor but is visited by the spirit who help him regain hope and faith in humanity। उसको जो है समाज के द्वारा काफी उसको हीनियस बना दिया जाता है, हीन बना दिया जाता है उसको। बाद में जो है एक स्पिरिट आती है, उसको कहती है कि नहीं तुम जो है अच्छा कुछ कर सकते हो। तो विवेक मैगवेक एल्डरमैन्स क्यूट, ये इसके जो है कैरेक्टर हैं। आगे है द क्रिकेट ऑन द हर्थ, लास्ट वर्क देख लेते हैं आज के सेशन का। जनरा नोवेला है, फेरी टेल है, इसको कह सकते हैं बिल्कुल एक प्रकार से मिथक कहानी। डोमेस्टिक हैप्पीनेस इसमें देखने को मिल सकती है। फैमिली एंड रिडम्पशन, ये थोड़ा एक हैप्पी इन्वायरमेंट वाला वर्क इनका देखा जाता है, माना जाता है। जॉन पेरीविंगल्स हैप्पी हाउस होल्ड, threatened by the misunderstandings and secrets but is ultimately saved thanks to the magical cricket on the hearth। मैजिकल क्रिकेट के द्वारा चीजें सेव कर ली जाती हैं। जॉन पेरबेंगल्स, डॉट पेरबेंगल्स, कैलेब प्लम्बर प्लम्बर, ये इसके जो है कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर जो है और इसकी थीम ईयर ठीक हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला जो है वर्क है हमारा डॉम्बी एंड सन्स। कल जो है हम लोग इसको जो है फिनिश कर देंगे और कोशिश करेंगे कि कल जो है इनके वर्क फिनिश करके हम लोग क्रिटिसिज्म भी डील कर लें। ठीक है, तो आज का सेशन जो है हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से शाम को।